कहानी की शुरुआत में हम एक विशाल अंतरिक्ष को देखते हैं और उसके तुरंत बाद हमें यहाँ पर एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थ के सबसे खतरनाक कैदियों को कैद करके रखा जाता था। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि जेल से भाग पाना किसी के लिए भी पूरी तरह से नामुमकिन था। ये साल था 2079 और इंसान तकनीकी तौर पर इतने एडवांस हो गए थे कि अब उनके लिए स्पेस में ट्रैवल करना बहुत आम बात हो गई थी। हम देखते हैं कि CIA एक आदमी से पूछताछ कर रही थी। इस आदमी का नाम स्नो है और स्नो भी कुछ दिन पहले खुद एक CIA ऑफिसर था, लेकिन आज उसे कस्टडी में रखा गया है क्योंकि उसे एक दूसरे CIA ऑफिसर के कत्ल में दोषी पाया गया था। वो स्नो से पूछते हैं कि उस रात होटल में क्या हुआ था, जिसके बाद हमें उस दिन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्नो उस दिन अपने एक सीक्रेट मिशन पर गया था क्योंकि उसे पता चला था कि CIA में घुसपैठिया है जो अंदर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा था। स्नो जब उन लोगों को पकड़ने जाता है तो उन लोगों को मारने के बाद उसे तुरंत ही उसके दोस्त मेस का फोन आता है। मेस उसे बिना कुछ ज्यादा बताए उसे तुरंत ही वहां से भागने के लिए कहता है। स्नो को मेस पर भरोसा था, इसलिए वो भी ज्यादा ना सोचते हुए उस होटल रूम से एक ब्रीफ केस को लेकर भागने लगता है। स्नो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि उसके खुद के लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। वो समझ गया था कि उसे फंसाया गया है, इसीलिए उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि वो उस ब्रीफ केस को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाए। स्नो भागकर अंडरग्राउंड मेट्रो की ओर जाता है, लेकिन मेट्रो में घुसने से पहले ही पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो ब्रीफ केस भी उसके हाथ से छूटकर उसी मेट्रो के साथ चला जाता है। इधर पूछताछ में CIA वाले स्नो को बताते हैं कि उन्हें वो घुसपैठिया मिल गया और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक था। फ्रैंक का नाम सुनकर स्नो को यकीन नहीं होता क्योंकि वो उसके साथ काम करता था और उसे पता था कि फ्रैंक कभी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। उस रात के एनकाउंटर में फ्रैंक भी मारा गया था और पता नहीं कैसे एक CIA ऑफिसर ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि स्नो ने ही फ्रैंक पर गोली चलाई है। स्नो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने अपने दोस्त की जान ली है, लेकिन इसके बाद उसे उस दिन की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि स्नो ने ही फ्रैंक को गोली मारी थी। स्नो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर हैरी शॉ नाम का एक दूसरा एजेंट आता है। वो स्नो को अच्छी तरह से जानता था और वो उसकी मदद करने आया था। हैरी स्नो से पूछता है कि तुमने पकड़े जाने से पहले वो ब्रीफ केस किसे दिया था। अब क्योंकि स्नो को उस पर भरोसा था, इसलिए वो हैरी को चुपके से बता देता है कि वो ब्रीफ केस मेज के पास है। दूसरी ओर हम मेज को देखते हैं जिसके पास वो ब्रीफ केस था। वो उसे बड़ी सावधानी से एक पब्लिक लॉकर में लॉक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था तो हड़बड़ाहट में उसकी जेब से गन नीचे गिर जाती है और गोली चलने की वजह से वो कुछ पुलिस वालों की नजर में आ जाता है। मेज पकड़ा गया था, लेकिन उसने उस ब्रीफ केस के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद हम एमिली वॉरलॉक नाम की एक लड़की को देखते हैं। एमिली यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की बेटी थी और आज वो स्पेस में जा रही थी। उसे उन लोगों का इंटरव्यू लेना था जिन्हें उस जेल में इतने सालों से कैद करके रखा गया था। उस जेल का एक रिप्रेजेंटेटिव एमिली को बताता है कि उनकी ये जेल दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल है। यहाँ पर ना तो किसी तरह के दंगे होते हैं, ना ही कोई सेक्सुअल अब्यूज और ना ही कोई कैदी यहाँ से भाग सकता है। अभी इस जेल में सिर्फ अमेरिका के क्रिमिनल्स को कैद करके रखा गया है, लेकिन सभी देशों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास अभी 5 लाख कैदियों को एक साथ रखने की कैपेसिटी है। एमिली उससे कुछ सवाल पूछने लगती है। उसे पता था कि उनकी ये जेल इतनी इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ कैदियों को उनके सिविल राइट्स नहीं दिए गए थे और उन्हें हमेशा हाइपर स्लीप में रखा जाता था। एमिली उस रिप्रेजेंटेटिव से हाइपर स्लीप से होने वाली मेंटल इलनेस जैसे कि डेमेंशिया, दिमाग के कॉर्टेक्स के डैमेज होने से कैदियों के अंदर काबू न होने वाला गुस्सा, साइकोसिस जैसी बीमारियों के बारे में सवाल करने लगती है। लेकिन उस रिप्रेजेंटेटिव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो कहता है कि ये बस खबरें हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। हम देखते हैं कि जब वो सभी MS-1 यानी मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल में जाते हैं तो एमिली वहाँ पर बहुत सारे कैदियों को देखती है जिन्हें आर्टिफिशियली गहरी नींद में सुलाया गया था। उनमें से कैदी को एमिली के इस इंटरव्यू के लिए उसे उसकी हाइपर स्लीप से उठाया जाता है। इस कैदी का नाम हेडल था और उसे रेप और मर्डर के जुर्म में दोषी पाया गया था। हम देखते हैं कि इतने समय से हाइपर स्लीप में रहने की वजह से उसकी एक आंख खराब हो गई थी। एमिली उससे जेल में उसके अनुभवों के बारे में सवाल पूछने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि हेडल बहुत एग्रेसिव था और बीच बीच में उसे दौरे भी पड़ रहे थे। कैदियों के सेल में किसी भी तरह के हथियार ले जाने के लिए सख्त पाबंदियां थी, लेकिन एमिली का बॉडीगार्ड अपनी ड्यूटी के चलते एक गन अपने साथ छुपा कर लाया था। हेडल उसकी पैंट में उस गन को देख लेता है और वो उस गन को हथिया कर उन लोगों पर हमला कर देता है। एयर लॉक चेम्बर टूटने की वजह से सेल में एक धमाका होता है
और इस तरह हेडल ने खुद को बेड़ियों से आजाद कर लिया था। वो एमिली के पैर में गोली मार देता है, पर एमिली किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उसे एक सेल के अंदर लॉक कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुनो को ऑफिसर स्कॉट बताता है कि उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर और देश के साथ गद्दारी करने के जुर्म में उसे 30 साल कैद की सजा दी गई है। स्नो उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे उसे जेल टाइम से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस CIA के लिए उसने इतने समय तक काम किया, आज वही उसे जेल भेज रहे थे और उसने अपनी इस फूडी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। दूसरी ओर हेडन उस सेल के कंट्रोल रूम में घुस गया था। उस जेल को अपनी सिक्योरिटी पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इस तरह की सिचुएशन के लिए वहाँ पर एक भी गार्ड को नहीं रखा था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट थे। हेडल उनमें से एक को पकड़कर उसे बहुत टॉर्चर करता है और वो उन सभी कैदियों को छुड़वा देता है जिन्हें उन लोगों ने इतने सालों से हाइपर स्लीप में डाला हुआ था। उन कैदियों को कुछ ही मिनटों में होश आ गया था और वो बाहर निकलते ही सेल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। हम यहाँ पर एलेक्स नाम के एक प्रिजनर को देखते हैं। ये उन सभी कैदियों में सबसे खतरनाक था क्योंकि एलेक्स एक मास्टरमाइंड था। जब सिक्योरिटी को पता चलता है कि उनकी जेल में ब्रीच हुआ है तो वो सभी को अलर्ट कर देते हैं। ये सब हुए अभी बस कुछ ही घंटे हुए थे और अब प्रेसिडेंट को भी पता चल गया था कि सिचुएशन अब उनके हाथ से बाहर जा चुकी है। उनकी बेटी उस जेल के अंदर उन खूंखार कैदियों के बीच में फंसी हुई थी और उसे छुड़ाने के लिए प्रेसिडेंट कुछ भी करने को तैयार थे। हैरी इस मौके का फायदा उठाता है और उन्हें कहता है कि सिर्फ एक ही आदमी है जो उनकी बेटी को सही सलामत वहां से निकाल सकता है। हम देखते हैं कि हेडल एमिली का रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलेक्स उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो हेडल से कहता है कि इस लड़की और इसकी जैसे और लोगों की वजह से हम अभी तक जिंदा हैं। हमें इनका इस्तेमाल करना है, ना कि इन्हें मारना है। हम देखते हैं कि कुछ कैदी हाइपर स्लीप की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे, जिन्हें एलेक्स एक एक करके मार देता है। स्कॉट स्नो के पास आता है और उसे खुद को छुड़ाने का एक मौका देता है। वो चाहते थे कि वो जेल में जाए और वो प्रेसिडेंट की बेटी को छुड़ाकर वहां से ले आए। स्नो को अब रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अब कोई भी मरे कोई भी जिए, क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ गलत किया था। स्कॉट को उसका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता। अब वो और रिक्वेस्ट नहीं करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर हैरी आता है और वो स्नो को बताता है कि उस जेल में उन्होंने मेज को भी रखा है और अगर वो प्रेसिडेंट की बेटी को बचा पाया तो वो लगे हाथों मेज को भी वहां से निकाल पाएगा। स्नो ये सुनकर उनकी मदद करने को तैयार था और वो खुद को इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार करने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलेक्स डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करता है और वो उन सभी को वहां से तुरंत आजाद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग स्पेस में थे और बिना स्पेसशिप के उनमें से कोई भी अर्थ पर नहीं लौट सकता था। सेल के अंदर का जो डिफेंस मैकेनिज्म था उसका कंट्रोल भी अब एलेक्स के पास था। ये डिफेंस सिस्टम इतना कारगर था कि वो उस जेल के आसपास आने वाले किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम था। हम देखते हैं कि जब कुछ